नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंशुल शर्मा अपने एक वीडियो के साथ पुनः आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम राजनीतिक संस्कृति का जो द्वितीय पार्ट है वो रह गया था वो पढ़ेंगे, जिसमें राजनीतिक संस्कृति के प्रकार और राजनीतिक संस्कृति और समाजीकरण में संबंध और इसका महत्व ये पढ़ेंगे। तो राजनीतिक संस्कृति के प्रकार में सबसे पहले हम देखते हैं आमंड और बरवा ने क्या प्रकार दिए। इन्होंने व्यक्तियों की राजनीति में भाग लेने की भूमिका पर वर्गीकरण किया है कि व्यक्ति राजनीति में कितना भाग लेता है और कितनी उसकी सजगता है, उस पर वर्गीकरण किया। तो इसने 3 प्रकार की बताई है। पहली है संकीर्ण संस्कृति। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति में इसने क्या बताया कि इसके अंतर्गत नागरिकों को न तो राजनीतिक मुद्दों की जानकारी होती है और ना ही अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ होती है। जैसे मान लो वर्तमान समय में अपने देश में क्या चल रहा है, जैसे अगर आज के कार्यकाल में हम देखें तो जैसे चाइना है भारत पे आक्रमण करने की सोच रहा है, भारत उसको जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों की ना तो नागरिकों की जानकारी होती है, ना ही वो ये समझते हैं कि इनमें अपनी भूमिका क्या है। दूसरी है अधीन या प्रजाभावी संस्कृति। इसमें नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों की तो जानकारी होती है लेकिन भूमिका की समझ नहीं होती कि हम इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं। जैसे कोई नोटबंदी है तो राजनीतिक इस मुद्दों की जानकारी है कि वर्तमान समय में नोटबंदी चल रही है, लेकिन एक जनता की क्या भूमिका है वो नहीं समझ पाते। तीसरी है वो है सहभागी संस्कृति। इसमें राजनीतिक मुद्दों और अपनी राजनीतिक भूमिका दोनों की समझ होती है। तो ये था आमंड और बरवा का साथ में दिया हुआ। अब जो इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है वो है आमंड का वर्गीकरण। तो आमंड ने जो संस्कृति का वर्गीकरण किया है वो व्यवस्थाओं के आधार पर किया है कि कौन से देश में कैसी व्यवस्था है। इसके आधार पर उसने 4 प्रकार का उल्लेख किया। सबसे पहले है आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। आंग्ल कहते हैं ब्रिटेन को, अमेरिकी मतलब अमेरिका की। तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में सामंजस्यकारी जो उदारवादी मूल्य वाली लोकतांत्रिक जो राजनीतिक संस्कृति वो इसके अंतर्गत आती है। इसमें क्या है कि राजनीतिक जो लक्ष्य है और साधन है उसमें जनता की सहमति होती है। ये उदारवादी होती है, जनता इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती है और लोकतांत्रिक संस्कृति होती है। तो अमेरिका और ब्रिटेन में जनता वो जागरूक भी है और अपनी भागीदारी भी निभा रही है। दूसरी है महाद्वीपीय यूरोपीय राज व्यवस्था। जो यूरोप के महाद्वीप है उन देशों में जैसे फ्रांस, जर्मनी इत्यादि देशों में उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद एक राजनीतिक संस्कृति की बजाय कई उप संस्कृतियों और परिणाम स्वरूप हिंसात्मक संघर्ष से उत्पन्न राजनीतिक संस्कृति दृष्टिगोचर होती है। जैसे एक राजनीतिक संस्कृति नहीं होती, इसमें कई उप संस्कृति होती है और उन आपस में क्या होता है, संघर्ष होता है और उसके बाद जो राजनीतिक संस्कृति बनती है वो वहाँ अपने को देखने मिलती है। इसमें सामंजस्य की अभाव पाया जाता है। तीसरा गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था, यानी पश्चिम देश अमेरिका वगैरह के अलावा जो देश उनमें तो एशिया, अफ्रीका और जो लैटिन अमेरिका के देश है, अफ्रीका के देश है जो पूर्व में उपनिवेश थे और जहाँ औद्योगिक आर्थिक विकास और लोकतंत्र अभी नवजात था, मतलब लोकतंत्र नया नया बना है। ये ब्रिटेन और अन्य देशों के उपनिवेश थे। जैसे हम भारत का भी उदाहरण ले सकते हैं, श्रीलंका के भी ले सकते हैं, अन्य देशों का भी ले सकते हैं। और यहाँ लोकतंत्र क्या अभी अल्प विकसित अवस्था में, जैसे भारत और श्रीलंका। अगली है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। अधिनायकवादी जैसे हिटलर वगैरह था, मुसोलिनी था। सर्वाधिकारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था जहां विपक्ष और विरोध की संभावना नहीं होती, आपको आंख बंद करके सरकार के आदेशों का पालन करना होता है। ऐसी राजनीतिक संस्कृति, आप सरकार का विरोध नहीं कर सकते। सैन्य तानाशाही होती है, जैसे चीन में है, उत्तरी कोरिया में है। इन देशों में जो शासन है वो दमन और उत्पीड़न पर आधारित होता है। तो ये था आमंड द्वारा बताई गई राजनीतिक संस्कृति। देखो राजनीतिक संस्कृति स्थिर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सामाजिक परिवेश व राजनीतिक व्यवस्था स्वयं स्थिर नहीं होती। जैसे जैसे सामाजिक परिवेश बदलेगा, जैसे जैसे आपकी राजनीतिक व्यवस्था बदलेगी, जैसे आपके यहाँ लोकतंत्र है, अब वहाँ तानाशाही आ रही है तो संस्कृति भी उसी के हिसाब से ही बदलेगी। अब राजनीतिक संस्कृति व समाजीकरण में संबंध। तो राजनीतिक संस्कृति व समाजीकरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने समाजीकरण में क्या पढ़ा था कि समाजीकरण क्या करता है, संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजता है। तो संस्कृति होगी तभी तो समाजीकरण होगा। राजनीतिक समाजीकरण द्वारा राजनीतिक संस्कृति के मानकों, मूल्य, आदर्शों, विश्वासों इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया में कई अभिकरण भी सहयोग करते हैं,
कल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जैसे परिवार है, शिक्षण संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल है, मीडिया है, दबाव समूह है, ये सारी भूमिका निभाते हैं। ये क्या करते हैं, ये व्यक्तियों को राजनीति में शिक्षित करते हैं ताकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति का स्थानांतरित हो। राजनीतिक समाजीकरण की इस प्रक्रिया से राजनीतिक जीवन में निरंतरता बनी रहती है। ये जो राजनीतिक जीवन है ये अपना निरंतर कब बनेगा, जब समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखता है। ये समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखता है, ये राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन करता है और राजनीतिक संस्कृति को उत्पन्न करता है। अब महत्व क्या है राजनीतिक संस्कृति का, तो पहले क्या कि अध्ययन का केंद्र बिंदु औपचारिक संस्थाएं थी। जैसे हम राजनीति में किसका अध्ययन करते थे, सरकार के अंग का कर लेते थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, या कानून कैसे बनते हैं, कानून निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अब ये अध्ययन न रहकर राजनीतिक समाज और व्यक्ति बन गया है। अब हम समाज का भी अध्ययन करते हैं, राजनीतिक समाज कैसा है, व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार कैसा है, इसका भी अध्ययन हमें करने लगे। राजनीतिक क्रियाओं में सामाजिक व सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन का समावेश होने लगा। पहले हम राजनीतिक क्रियाओं में इनका अध्ययन नहीं करते थे, अब हम सामाजिक और जो सांस्कृतिक अपने तत्व इनका भी अध्ययन करने लगे। राजनीतिक समाज द्वारा विभिन्न दिशाएं ग्रहण करने के कारण बताना कि एक राजनीतिक समाज में आज न्यायिकवाद है तो लोकतंत्र कैसे बन गया, यानी वो अलग दिशा उसकी कैसी बन गई, उसके क्या कारण थे, ये भी हम अध्ययन करने लगे। राजनीतिक आदर्श व मान्यताओं को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करना, इसके माध्यम से हम राजनीति में जो आदर्श थे, अपने जो मान्यताएं थी, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना आसान हो गया। और राजनीतिक अध्ययन में विवेकता लाना, पहले व्यक्ति क्या करता था, एक आदर्श अध्ययन करता था, वो विवेक का सारा कम लेता था, पहले एक आदर्श बना लेता था और उसी के अनुरूप ही राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करता था। अब वो आदर्श के अनुसार नहीं करता, वो विवेक अपनी बुद्धि के बल पर राजनीतिक अध्ययन करने लग गया। तो विद्यार्थियों धन्यवाद। आज अपना ये दूसरी यूनिट का दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगले अध्याय में अपने नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।